बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज हमारा जो है प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन है जिसमें हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ फर्स्ट रिस्पॉन्डर या प्रिजर्वेशन ऑफ क्राइम सीन के हवाले से थोड़ा सा लर्न करेंगे। तो इसमें हमने ये बेसिक एक क्राइम सीन बनाया हुआ है। मकसद इसका यही है कि आपको बताना कि किसी क्राइम सीन पे आप पहुंचते हैं तो आपने वहाँ पे जाके क्या क्या काम करने हैं। तो जैसे आपको पहले लेक्चर में बताया था कि आपका वहाँ पे बेसिक जो काम है वो एक तो सीन को सिक्योर करना और प्रिजर्व करना है, और दूसरा वहाँ पे पहुँच के जो अगर कोई फर्स्ट एड वगैरह चाहिए या कोई आपको और चीज़ों की ज़रूरत है, वहाँ पे कोई टीम्स की ज़रूरत है, कोई बीडीएस की टीम हो गई, रेस्क्यू 112 की टीम हो गई, या आपकी पुलिस की नफरी चाहिए, तो वो सारी की सारी कमांडमेंट्स आपने जो है वो पास ऑन करनी है। बीइंग द फर्स्ट रिस्पॉन्डर आपने इस सीन का ओवरऑल चार्ज संभालना है, और चार्ज संभालने के बाद जो है वो सारी कंडीशंस भी नोट डाउन करनी है। यहाँ पे अगर कोई सस्पेक्ट विटनेस वगैरह अगर आपको मिल जाता है वो देखना है। अगर कोई फैमिली मेम्बर यहाँ पे मौजूद हैं तो वो आपने जो है उनको भी सेपरेट कर देना है। इस सीन के अंदर मकसद ये है कि फर्स्ट रिस्पॉन्डर का कि ये जो आपका कॉर्डन ऑफ किया हुआ एरिया है इसके अंदर कोई बंदा एंटर ना हो। ठीक है। अब ये सीन बेसिक जो सिनेरियो बनाया गया है इसमें यह है कि ये लेडी जो है एक घर में जो है वो रहती थी। रात को जो है कोई इसके पास कोई जानने वाला बंदा आया है, उसने इसके साथ बैठ के जो है वो टाइम स्पेंड किया है, खाया पिया भी है, ये चाय पी है, पानी पिया है, सिगरेट भी पीता रहा है, वो बंदा जो है वो सिगरेट नोश भी है। तो वो जाते हुए इसको फायर मार के चला गया है, और इस सीन को जो है वो डकैती का रंग देने के लिए उसने जो है वो यहाँ पे इसके जेवरात वगैरह जो हैं वो भी चोरी कर लिए हैं और चला गया लेके, ताकि देखने वाले को लगे कि कोई डकैत आया था, डकैती के दौरान इसको मार के चला गया है। अब आपने जो है ये यहाँ पे ये जो सारा सीन है इसको प्रिजर्व करना है। ठीक है। अब प्रिजर्व करने में सबसे पहले आपने आते साथ ही क्या ये सीन देख लिया, देखने के बाद आपने ये कॉर्डन ऑफ टेप लगवा के सीन को कॉर्डन कर दिया है ताकि सीन के अंदर जो है वो लोग एंटर ना हो। अब ये देखें, इसमें सबसे जो बेसिक चीज देखने वाली है कि कॉमन अप्रोच पाथ का भी आपने ख्याल रखना है। इसमें ये जो जगह रखी गई है, चूंकि इस एरिया में देखें यहाँ पे कोई एविडेंस आपको नजर नहीं आ रहा, तो ये एरिया जो है ये कॉमन अप्रोच पाथ है जहां से आपने अगर खुद एंटर होना है तो वो भी इसी एरिया से होना है। अगर कोई आपके हायर अप्स आते हैं या किसी को आपने कोई अगली आने वाली टीम को ब्रीफिंग देनी है तो वो भी इसी कॉमन अप्रोच पाथ से देनी है। अब सबसे पहले आपने करना यही है कि सीन में जब आप आएंगे, सीन में दाखिल होके इसी कॉमन अप्रोच पाथ से दाखिल होके सीन को जो है वो अच्छी तरह से वॉक थ्रू करें। वॉक थ्रू करके आपने जो है वो देखने हैं कि जहां जहां एविडेंस है उसको भी आप अपने पास नोट करके रख लें। आपके पास नोटबुक होनी चाहिए, नोटबुक नहीं है तो आप मोबाइल में या कैमरे में अपना मोबाइल के अंदर रिकॉर्ड कर लें उसको, या कैमरे के साथ उसकी वीडियो बना लें, ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लें, जैसे आप कर सकते हैं। उसमें आपने जो बेसिक चीज़ें हैं इसके अंदर वो नोट डाउन कर लेनी है। नोट डाउन करके अब आपके पास, चूंकि आप फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं, आपके पास मार्कर नहीं होते। ठीक है, ये आपको बताता चलूं, आपके पास चूंकि मार्कर नहीं है तो आप एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर यहां पे मार्कर नहीं लगाते। लेकिन हम आपको दिखाने के लिए कि आपने कौन कौन सी चीज़ को कंसिडर करना है यहां पे मार्कर लगाएंगे, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि आपने ये चीज़ें जो हैं वो कंसिडर करनी है, और ये एज अ प्रोबेटिव एविडेंस आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। ठीक है। तो वो जो मार्कर हम लगाएंगे उसका सिर्फ मकसद यही है कि आपको सिर्फ पता चल जाए कि क्या कौन कौन से एविडेंस जो हैं वो आपने मार्क करने हैं। तो इसमें सबसे पहले आपने एक दफ़ा, यासिर साहब आप एक दफ़ा वॉक थ्रू करें पूरे एरिया की। ये यासिर साहब आपको वॉक थ्रू करके दिखाते हैं। ठीक है। ये यहाँ से एंटर होंगे कॉमन अप्रोच पाथ के जरिए से होते हुए, जो है ये पूरा सीन जो है वो एक दफ़ा ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये देख रहे हैं कि सीन में क्या है, डेड बॉडी है। सबसे पहला काम जो इन्होंने करना है वो इनकी कोशिश होगी कि रेस्क्यू करना है। अगर कोई अभी डेड बॉडी जो है इसको चेक करेंगे, ये चेक करके देखेंगे कि ये फीमेल जो है ये डेड है या अभी अलाइव है।
ये चीज़ इंश्योर करना कि आया डेथ हो चुकी है कि नहीं, ये भी आपका एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर आपकी जिम्मेदारी है। तो इसको चेक करने के लिए जो चेक करने का तरीका है वो दो तीन तरीके हैं चेक करने के। एक तो चेक करने का तरीका होता है कि आप देखें सांस आ रही है कि नहीं आ रही। सांस आने का पता चल जाएगा आपको, नाक के आगे हाथ रखें उससे भी पता चल जाएगा। सीने की अप एंड डाउन मूवमेंट जो है उससे भी पता चल जाता है। दूसरा तरीका चेक करने का होता है, यहाँ पे ये एओर्टा जो है गर्दन की वेन जो होती है मेन, उसके साथ आप हाथ लगा के देखें, उसमें आपको सेंसेशन पता चलती है ब्लड की सप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही। बॉडी का टेम्परेचर भी यहाँ से पता चल जाएगा, आपकी डेड बॉडी जो है वो गर्म है या ठंडी है, इससे भी वार्म अप हो है कि नहीं है, इससे भी पता चल जाता है। तीसरा तरीका जो है वो आपकी इसकी नब्ज को देख के भी पता चला सकते हैं। नब्ज जो होती है, ये आप अगर देखें तो ये अंगूठे वाली जो हाथ की साइड होती है, अंगूठे वाली साइड से आप इधर लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा यहाँ पे हाथ रख के देखें, ये अपने अपने ये अंगूठे वाली लेफ्ट साइड पे यहाँ पे हाथ रख के देखें, उंगली रख के देखें, तो आपको पल्पिटेशन इसमें महसूस होगी, थोड़ी थोड़ी सी पल्सेस जो है वो महसूस होंगी। ठीक है जी। ये जो नब्ज की यहाँ चलना है, ये गो के जिस डेड बॉडी को, जिस बंदे को फायर लगा होगा उसकी नब्ज की रफ्तार जो है वो नॉर्मल नहीं होगी। ठीक है, अगर उसकी ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई हुई है तो उसकी ब्लड की रफ्तार जो है वो ये पल्पिटेशन की या पल्स की जो रफ्तार है वो स्लो हो जाएगी। लेकिन अगर उसमें अभी ब्लड है तो इंजरी भी है तो उसकी पल्पिटेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो इस चीज़ से भी आप चेक कर सकते हैं कि ये अभी ज़िंदा है या मर चुका है। इसके अलावा सीने के ऊपर अगर आप हाथ रखें तो दिल की धड़कन भी महसूस की जा सकती है कि ये अभी ज़िंदा है या मर चुकी है। ठीक है, तो ये चीज़ सबसे पहले जो है एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर आप इंश्योर करेंगे कि ये विक्टिम जो है वो अलाइव है या डेड है। जब आपने ये चीज़ इंश्योर कर ली, अगर लेट्स सपोज ये जख्मी है या अभी ये जो है इसकी सांसें बाकी हैं, तो आप क्या करेंगे, आप फर्स्ट एड के लिए जो है वो कॉल करेंगे 1112 की टीम को कि फौरन आके इसको विक्टिम को जो है वो हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दें। इसके अलावा अब सीन को आपने सिक्योर करना है और प्रोटेक्ट करना है। इसके लिए आपको अगर अपनी पुलिस की नफरी चाहिए तो उसके लिए भी आप कंट्रोल पे कॉल कर देंगे कि यहाँ पे मर्डर हुआ है और पुलिस लोगों का हजूम जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इसको प्रॉपरली कॉर्डन रखने के लिए, इसको लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है इसको मेंटेन रखने के लिए आपको जो है वो नफरी की ज़रूरत है। तो आप अपनी नफरी जो है वो बुलवा के अपने सारी इसके अतराफ में जो है वो खड़ी करवा लेंगे। उसके बाद नफरी खड़ी करवा के अगर यहाँ पे कोई ये विक्टिम के साथ कोई इसका रिलेटिव जो है वो मौजूद है, ये चीज़ भी इंश्योर करें कि जब आप सीन के अंदर एंटर हुए हैं, यहाँ विक्टिम के साथ अगर कोई उसका रिलेटिव मौजूद है, होता है लोग विक्टिम के साथ कई होते हैं, तो आप उसको भी सेपरेट कर दें। उसको सेपरेट करने के लिए किया ये जाता है कि ये इनर कॉर्डन है, मैंने आपको बताया था कॉर्डन की 3 टाइप्स होती हैं, आउटर कॉर्डन, मिडल कॉर्डन और इनर कॉर्डन। तो बेसिकली ये इनर कॉर्डन है, इसके बाद मिडल कॉर्डन होगा और आउटर कॉर्डन होगा। तो ये जो आपने विटनेस और जो फैमिली मेंबर्स हैं या कोई सस्पेक्ट अगर यहाँ पे मिल जाता है तो उसको वहाँ पे सेपरेट करके साइड पे खड़े कर लेना है। यहाँ पे फर्ज करें कोई इसका फैमिली मेंबर है जिसको डिटेल्स पता हैं, उसको साइड पे खड़ा कर लें। अगर कोई सस्पेक्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है तो उसको फौरन कन्फिस्केट करें और वहाँ पे एप्रीहेंड उसको कर लें। फिर दूसरा जो है वो, अगर आपको यहाँ पे कोई पब्लिक का बंदा भी मिलता है, उस सारों को जो है वो आप, मकसद आपका यही है कि ये एरिया आपका कॉर्डन हो गया। अब इसके अब बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने अब सारे के सारे सीन को एक दफ़ा इन्होंने वॉक थ्रू कर लिया है। वॉक थ्रू करने के बाद अब आपने इसको फर्दर क्या करना है, आपने इस सीन को प्रोटेक्ट करने के लिए और सिक्योर करने के लिए अपनी जो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको इंश्योर करना है। यानी कि कमांडमेंट्स आपने कर ली हैं, रेस्क्यू की टीम को बुला लिया है, अपनी नफरी को बुला लिया है। अगर बीडीएस की टीम रिक्वायर्ड है तो उसको भी कॉल कर लें, अदरवाइज जो है वो यहाँ तक आपका ये कमांडमेंट्स का पोर्शन जो है वो हो गया।
अब इसके बाद आपने क्या करना है, अपनी नोटबुक लेके इस सीन का जो है वो अपने पास जो डिटेल्स आपने नोट डाउन करनी है वो सारी की सारी करनी शुरू कर दें। उसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले आपने कंडीशंस नोट करनी है। ये जो एरिया है, ये डेड बॉडी जहां पे आपको मिली है, ये लेट्स सपोज ये रूम है जिसके अंदर इसकी डेड बॉडी पड़ी है। तो आप रूम में जब एंटर हुए हैं तो आपने देखना है कि लाइट्स जल रही हैं या बुझी हुई हैं, पंखा चल रहा है कि बंद है, कोई एलसीडी वगैरह है वो लगी हुई है, वो ऑन है या ऑफ है। तो ये सारी चीज़ें अपने पास नोट डाउन कर लें ताकि आपको सारी कंडीशंस पता हो कि आप जब अगली टीम को आपने कन्वे करना है तो आप उसको बता सकें कि आपने ये सूरत हाल देखी है। उसके बाद ये सारी जितनी भी एविडेंस हैं इसको अपने पास एक कॉपी के ऊपर या एक नोटबुक के ऊपर जो है वो नोट डाउन कर लें। नोट डाउन करने के लिए क्या करेंगे, आप हर एविडेंस को जो है वो मार्कर हम लगा देते हैं फिलहाल, लेकिन आप अपने पास जो है वो नंबर लगा देंगे 1 2 3 4 अपनी नोटबुक के ऊपर, लेकिन सीन के ऊपर आप उसको कोई नंबर वगैरह कुछ नहीं लगाएंगे। तो इधर से स्टार्ट कर लेते हैं। ये कैट्रिज केस पड़ा हुआ है, तो ये कैट्रिज केस को इन्होंने नंबर 1 लगा दिया। डेड बॉडी को जो है ना वो नंबर नहीं लगाते होते, डेड बॉडी को कभी भी नंबर नहीं लगाते होते जी। वो आपका जो है वो एग्जिबिट नहीं होता। ये नंबर बेसिकली नंबर जो लगाते हैं वो मेरी भी सुन लें कि आपने मुझे ही बताना है, तो फिर मेरा ख्याल है आप आ जाए इधर। ये नंबर जो हम लगा रहे होते हैं, नंबर लगाने का मकसद ये होता है कि एग्जिबिट्स को आपने नंबर लगाना होता है, यानी कि वो चीज़ें जो कि आपकी एविडेंशरी वैल्यू की हैं। डेड बॉडी जो है, ये डेड बॉडी एविडेंस वाइज जो है वो एविडेंशरी वैल्यू की नहीं है। गो के इससे हम नेल स्वैब, बकल स्वैब वगैरह ले लेते हैं, लेकिन ये इंटरनेशनल ट्रेंड यही है, रूल यही है कि डेड बॉडी को नंबर नहीं लगाया जाता। तो सबसे पहले नंबरिंग करते हुए ये ख्याल रखते हैं कि आपको नींद बहुत आ रही है, मुंह पे ज़रा पानी शानी लगाएं। तो सबसे पहले नंबरिंग में ख्याल ये रखा जाता है कि नंबरिंग आपने स्टार्ट करनी है, एक साइड से स्टार्ट करनी है और दूसरी तरफ चलते जाना है। नंबरिंग करते हुए जो है वो कोशिश यही करनी है कि कोई एविडेंस जो है वो मिस ना हो। अगर एक ही लाइन में 2 3 एविडेंस पड़े हुए हैं तो उनको सीक्वेंस वाइज जो है आपने उसको नंबरिंग लगाते जाना है। तो नंबर 1 ये कैट्रिज केस को लगा दिया, नंबर 2 दूसरा कैट्रिज केस पड़ा था उसको लगा दिया, नंबर 3 ये ज्वेलरी बॉक्स से पड़ा था उसको इन्होंने लगा दिया है, नंबर 4 ये चौथा ज्वेलरी बॉक्स, हमें चौथा एग्जिबिट मिल गया जो कि दूसरा आपका बॉक्स है, उसको लगा दिया। ये 5वां नंबर एक सिगरेट बट पड़ा था उसको लगा दिया है। इसके बाद ये बॉटल पड़ी है, यहाँ पे भी एक सिगरेट बट पड़ा है, इनको भी नंबर लगा देंगे, छठा 7वां। और ये 8वां जो है यहाँ पे एक कप पड़ा हुआ है, ये कप जो है इसको नंबर लगा देंगे। ये जूते जो हैं ये विक्टिम के जूते हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, एविडेंशरी वैल्यू इसकी कोई नहीं है, इसको नंबर नहीं लगाना। ये नहीं है कि जो कुछ पड़ा हुआ है आपने हर चीज़ को ही नंबर लगा देना है। वो देखना ये होता है कि इसमें कौन सी चीज़ है हमारे जो एविडेंस के रिलेटेड जो है वो फ़ायदामंद है। मसलन ये कैट्रिज केस है, ये हमारे कंपैरिजन के काम आएगा, इससे हम ये पता लगाएंगे कि इसमें पिस्टल कौन सी यूज़ हुई थी, टिश्यू को लगाएंगे। जी जी वो लगाते हैं। हाँ जी क्या आ जाए, अच्छा हाँ हाँ उसको लगेगा, ठीक है जी। उसके बाद अच्छा अब सीक्वेंस में नंबरिंग जो है वो आपने 5 के बाद 6 7, 6 किधर है, 6 ये कॉटन और इसको एक ही नंबर लगा दिया क्योंकि दोनों ही, ये टिश्यू पेपर को नंबर लगाया है, ये डेड बॉडी को नंबर नहीं लगाया, ये ना समझिएगा कि डेड बॉडी को नंबर लगाया हुआ है। ब्लड को भी नंबर लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे जी जी। अगला नंबर लगाएं जी, किधर है नंबर। अच्छा इसमें इसमें आपको ये भी बताता चलूं, अगर डेड बॉडी जो है वो ब्लड के ऊपर ही पड़ी हुई है, उसी का ब्लड सीप होता नजर आ रहा है आपको, तो फिर ब्लड को भी नंबर लगाने की जरूरत नहीं है। ब्लड को नंबर जो है वो उस केस में लगाया जाता है कि जब आपने ये कंफर्म करना हो कि ये मरने वाले का ही ब्लड है कि नहीं है।
मसलन डेड बॉडी थोड़ी सी मूव करके यहाँ पे चारपाई पे रख ली है, तो फिर वो ब्लड पड़ा हुआ है, तो आप उसको जो है वो ब्लड को नंबर भी लगाएंगे, उसको स्वैप भी करेंगे, ताकि पता चल जाए कि 9-10 नंबर तो ऑलरेडी है हमारे पास। चलें, बस ये मेन चीज है, आपका ये एविडेंस को नंबर लग गया है। अच्छा, अब इसके बाद अब इसमें क्या क्या रिलेशन, इसमें क्या क्या आपने देखना है। कैट्रिज केस को आपने कंपैरिजन के लिए जो है वो देखना है, इसके ऊपर से कंपैरिजन के लिए जो है वो लाइंस या स्ट्राइएशंस जो हैं वो नोट की जाएंगी, जिससे जो है वो ये पता चलेगा। ये फायर आर्म के रिलेटेड लेक्चर में जो है ना, इसका थोड़ी सी मैं आपको तफसील बताऊंगा, इसमें क्या क्या चीज़ चेक करनी होती है। इसके बाद जो आपके ये ज्वेलरी बॉक्स हैं, ज्वेलरी बॉक्स को फिंगरप्रिंट के लिए जो है इसकी अपर सरफेस जो है इसके ऊपर होती है मखमल या कपड़े की जो है वो कवरिंग है, उसके ऊपर वेलवेट के ऊपर जो है इसके ऊपर फिंगरप्रिंट नहीं आते। इसमें जो फिंगरप्रिंट के लिए सरफेस होती है वो इसकी जो लोअर सरफेस होती है, इसके ऊपर पेपर की शीट लगी हुई होती है, ये आप देख लें वाइट कलर की, इसके ऊपर जो है वो फिंगरप्रिंट आने के चांस होते हैं। तो ये जो है ये सरफेस हम इसको प्रोसेस करने के लिए इसको नंबर लगाते हैं। ओपनर के ऊपर डीएनए आ सकता है, इसके ऊपर फिंगरप्रिंट नहीं आते ओपनर के ऊपर, ये चूंकि छोटी सरफेस है बहुत ज्यादा, इसलिए इसके ऊपर डीएनए आ सकता है, फिंगरप्रिंट नहीं आ सकते। तो इसको मार्कर लगाने का ये मकसद है। अगर लेट्स सपोज कोई आपको वहां पे ऐसा ज्वेलरी बॉक्स मिल जाता है जिसके चारों तरफ ही कपड़ा ही लगा हुआ है, जिसके नीचे पेपर की सरफेस नहीं है, तो फिर इसको जो है वो बिल्कुल मार्कर नहीं लगाएंगे। इसके बाद जो यहां पे टिश्यू है, ये टिश्यू जो है ये डीएनए के लिए हम कलेक्ट करेंगे। डीएनए करवाने का मकसद हमारा ये होगा कि हम ये चीज देखें कि आया ये टिश्यू पेपर जो है वो विक्टिम ने यूज किया हुआ है या सस्पेक्ट ने। मे बी सस्पेक्ट ने वो टिश्यू पेपर यूज किया हो। अगर सस्पेक्टेडली अगर आप इस तरफ सोच रहे हो कि मे बी इसका रेप हुआ हो या कोई इसने सेक्सुअल रिलेशनशिप रखा हो उस सस्पेक्ट के साथ, तो उस केस में भी ये टिश्यू पेपर जो है ये प्रोबेटिव वैल्यू रखता है। इसके अलावा अगर सस्पेक्ट ने वैसे ही नाक पूंछने के लिए या पसीना पूंछने के लिए भी यूज़ किया है तो वो भी पता चल जाएगा। अगर लेट्स सपोज वो सस्पेक्ट ने नहीं भी यूज़ किया तो वो विक्टिम जो है इसका अपना उसके ऊपर डीएनए आ सकता है, तो इससे आपको जो है ये चीज़ पता चल सकती है। उसके बाद ये सिगरेट बट पड़े हैं, ये तो डेफिनेटली ये चीज़ इंश्योर करते हैं कि सिगरेट जो है वो नॉर्मली मेल्स ही पीते हैं, कुछ फीमेल्स भी पीती हैं, लेकिन अगर इसके घर में सिगरेट की कोई डिब्बी वगैरह या कोई इस तरह का मटेरियल नहीं पड़ा हुआ तो इट मीन्स कि ये सिगरेट बट जो हैं वो उसी के हैं जिसने ये सिगरेट पिया सस्पेक्ट के हैं। तो लिहाजा ये सिगरेट बट जो हैं ये डीएनए के लिए लिए जाएंगे और फिंगरप्रिंट दोनों के लिए लिए जाएंगे। जो इसकी ऊपर वाली सरफेस होती है, कागज़ की कवरिंग होती है, उसके ऊपर फिंगरप्रिंट आने के चांसेस होते हैं। ये ऊपर वाली सरफेस देखें अगर आप, तो इसकी ये जो बाहर वाली सरफेस है इसके ऊपर जो है वो फिंगरप्रिंट के चांस होते हैं। और इसकी ये अंदर जो है ये रुई सी जो भरी हुई होती है या ये जो फिल्टर इसको बोलते हैं, फिल्टर लगा हुआ होता है, तो ये फिल्टर के अंदर से जो है वो डीएनए जो है वो लिया जा सकता है। क्योंकि जब बंदा मुंह के अंदर ये सिगरेट रखता है तो उसका कुछ ना कुछ सलाइवा उसके ऊपर लग जाता है, तो लिहाजा ये सिगरेट बट जो है ये डीएनए के लिए जो है हमारे कारामद हो सकता है। तो उसके बाद ये एक बॉटल पड़ी हुई है, बॉटल जो है ये भी पी हुई है, तो इसमें भी दो चीज़ें ली जा सकती हैं, इसमें फिंगरप्रिंट भी लिए जा सकते हैं और डीएनए भी लिया जा सकता है। फिंगरप्रिंट जो है इसकी आउटर सरफेस जो है, ये बाहर वाली सरफेस जो आपको नज़र आ रही है, इसके ऊपर जो है वो फिंगरप्रिंट आप ले सकते हैं। और इसका ये जो ऊपर वाला माउथ है जिसके ऊपर लोग मुंह लगा के पानी पीते हैं, तो अगर इसके साथ कोई गिलास पड़ा हुआ है तो फिर हम वो गिलास का मुंह जो है वो डीएनए के लिए और गिलास की आउटर सरफेस जो है वो फिंगरप्रिंट के लिए जो है वो प्रोसेस करने के लिए इसको हम इसको एज अ एविडेंस कंसिडर करेंगे। अगर अगर जो है ये बॉटल ही पड़ी है तो इसका मतलब ये है कि इसको मुंह लगा के पिया गया है, तो मुंह लगा के जब इसको पिया गया है तो इसके मुंह वाली जो सरफेस है आउटर सरफेस वो डीएनए के लिए कारामद हो सकती है। अगर कोई बॉटल इस तरह की मिल जाए जिसमें कोई लिक्विड भी हो और आपको शक हो कि इसमें कोई
नशा आवर चीज़ भी मिली हुई हो सकती है, तो उस केस में किया ये जाता है कि इसका लिक्विड जो है, या तो लिक्विड सफ़ेद बोतल को जो है वो ऊपर से ढक्कन बंद कर दिया जाता है और इसको टॉक्सिकोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया जाता है, साथ फिंगरप्रिंट और डीएनए भी। और अगर इसका ढक्कन आपको नहीं मिल रहा तो फिर उसका दूसरा तरीका ये होता है कि हमारे पास ग्लास जार और प्लास्टिक के जार्स मौजूद होते हैं, उसके अंदर इस लिक्विड को जो है वो निकाल लिया जाता है और अलहदा तौर पे उस लिक्विड को इसी एग्जिबिट का पोर्शन बना के वो भेज दिया जाता है, ताकि इसको टॉक्सिकोलॉजी के एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया जाए। और बाकी ये बोतल का जो बाकी आपके पास पड़ा हुई होती है, इसको डीएनए और फिंगरप्रिंट के लिए जो है वो भेज दिया जाता है। तो इसको भी आप जो है वो एज अ एविडेंस कंसिडर करेंगे। इसके अलावा 10 नंबर जो है ये कप है। कप के अंदर जो है कप के अंदर जो है ये चाय वगैरह पी हुई हो सकती है। तो ये कप जो है इसकी भी दो तरह का एग्जामिनेशन इस पे हो सकता है। इसका जो माउथ वाला पोर्शन है, ऊपर वाले एजेस हैं, उनके ऊपर चूंकि लिप लगे हुए होते हैं, बंदा जो है वहां से चाय पीता है या पानी पीता है इसके अंदर, तो लिप्स वाली जो जहां पे लिप्स लग रहे हैं वहां से डीएनए लिया जा सकता है। जो आउटर सरफेस है उसके ऊपर जो है वो आप फिंगरप्रिंट ले सकते हैं। और अगर इसके अंदर भी कोई सस्पेक्टेड सा लिक्विड मौजूद है तो उसको टॉक्सिकोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए आप भेज सकते हैं। तो ये सारे के सारे एविडेंस को आप कंसिडर करते हुए आपने करना ये है, बीइंग अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर, आपने अपनी कॉपी के ऊपर इनको नोट डाउन कर लेना है। उसमें आपने नंबर 1 उसमें लिखना है ये कैट्रिज केस है। अब कैट्रिज केस को जो है वो लोकेशन भी उसकी जो है अपने पास नोट करके रख लेनी है। इसको मार्कर लगाया आपने नंबर 1, लोकेशन इसकी कौन सी थी, फर्ज करें नॉर्थ ईस्ट साइड पे है, तो ये साउथ वेस्टर्न साइड पे है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो ये चूंकि ये कोने के करीब है तो नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे है, नियर द डेड बॉडी। इसके बाद अगला जो एविडेंस है वो सिर्फ वेस्टर्न साइड पे है, नियर द डेड बॉडी। वो जो पड़ा है वो नियर द पेरिफेरी ऑफ क्राइम सीन, या वॉल अगर उधर है तो वॉल के बिल्कुल करीब है। तो इसकी मेजरमेंटें वगैरह जो लेते हैं क्राइम सीन में, वो भी आपको बता दूं, आपने चूंकि फर्स्ट एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर ये काम तो नहीं करना, लेकिन मेजरमेंट लेते हुए करते यही है। इसकी इस दीवार से पैमाइश और इसकी इस दीवार से पैमाइश जो है वो ले ली जाती है। एक तरीका ये होता है। दूसरा मेजरमेंट जो होती है वो डेड बॉडी से भी ले लेते हैं कई लोग, इजाफी, यानी कि 2 ये पॉइंट्स ले लिए। इसके अलावा ये डेड बॉडी से भी इसका फासला जो है वो मेजर कर लिया कि डेड बॉडी से ये इतने फासले पर पड़ा हुआ था। तो ये सारी चीज़ें आपने अपनी लॉग बुक के अंदर मेंटेन कर लेना है कि एविडेंस नंबर 1 फलां चीज़ है, इसकी लोकेशन ये है और इसको फलां एविडेंस के तौर पे जो है वो आप कंसिडर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपने एज सच रहने देनी है, इसको छेड़ना नहीं है। अगर लेट्स सपोज आपको एनवायरमेंटल फैक्टर्स का कोई डर है, ये तो इंडोर है चूँकि छत भी है, तो एज सच एनवायरमेंट का ऐसा कोई रिस्क जो है इसमें आपको नहीं मिल रहा। तो अगर ये आउटडोर सीन होता तो आपने एनवायरमेंटल रिस्क को भी जो है वो कंसिडर करना था और इसके ऊपर कोई ना कोई जो है वो कोई बाउल वगैरह या कोई शीट वगैरह या कोई जो है शिपर वगैरह या कार्टन वगैरह इसके ऊपर इन्वर्ट कर देना था, ताकि जो है वो नहीं जी, नहीं, ऐसे नहीं करना। अच्छा, ये इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है जी कि अगर एविडेंस के ज़ाया होने का खतरा है और कोई ऐसा मसला लग रहा है कि कहीं एविडेंस ज़ाया ना हो जाए, तो हम ये कर सकते हैं कि इसको जो है वो नोट डाउन करके अपने पास और इसका पार्सल बना लें। तो ये कभी भी नहीं करना जनाब, ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर की कभी भी ये जिम्मेदारी नहीं होती। एज एन आईओ जो है वो आप कर सकते हैं, लेकिन फिर अगर आपने ये काम कर लिया तो फिर आपको क्राइम सीन की टीम बुलाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपने अगर खुद ही कर लिया है तो उसका आपके पास सफिशेंट एविडेंस है कि आपने ये प्रॉपर काम किया है। मसलन इसको जो है वो फ़ोटोग्राफ भी किया हुआ है आपने, इसकी सारी मेजरमेंट्स भी ली हुई हैं, इसको प्रॉपरली आपने एविडेंस को पैकेज और सीलिंग इसकी की है, तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है फिर क्राइम सीन की टीम की। तो उस केस में फिर क्राइम सीन की टीम को भी बुलाने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं है कि सारा कुछ कलेक्ट करने के बाद आप क्राइम सीन की टीम को कॉल करें, जी यहाँ पे मर्डर हो गया, आप आ जाएं। अब फिर उन्होंने क्या करना है, उनका काम तो आपने खुद ही कर लिया फिर।
तो लिहाजा बेहतर सबसे यही है कि जो जिस काम का एक्सपर्ट होता है उसको वही काम करने दिया जाए, तो वही सबसे बेहतर रहता है। चाय वगैरह गर्म हम्म? चाय के कप से हाँ वो चीज़ें नोट करनी है जैसे कि हाँ हाँ, ठीक है। जी आपको बताता हूँ। अच्छा, अच्छा अब जी इसके बाद जो फर्दर आपको और जो चीज़ें नोट डाउन करनी है एनवायरमेंटल कंडीशंस के साथ साथ, आपने ये चीज़ भी नोट करके रखनी है कि कप के अंदर चाय थी कि नहीं थी, अगर गर्म थी या धुआं निकल रहा था तो ये भी बताना कि अभी फ्रेशली जो है वो चाय, जब आप पहुँचे हैं तो चाय फ्रेश थी, डेड बॉडी भी अभी वार्म थी, या अगर सिर्फ लिक्विड ही पड़ा हुआ है और आपको लग रहा है कि पुराना ही पड़ा है, ठंडा हुआ है बिल्कुल, तो वो भी चीज़ नोट करके रखनी है कि क्या क्या जो है इसमें वो चीज़ें अवेलेबल हैं और किस कंडीशन में हैं। उसके बाद ये सारी चीज़ें आपने नोट डाउन करके, तो अपने पास जो है वो नोट कर लिया, कॉमन अप्रोच पाथ का भी नोट कर लिया आपने, तो आपने ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन ले ली। उसके बाद आपने जो सस्पेक्ट और विटनेस वगैरह सेपरेट किए हुए थे उनके इंटरव्यूज़ लेने हैं, उनसे जो है वो तफ्तीश करनी शुरू करनी है कि बताएं जी ये विक्टिम जो है इसका नाम क्या, इसका नाम क्या था, वल्दियत क्या थी, इसके क्या जो है वो वेयर अबाउट्स क्या हैं, कहाँ की रहने वाली थी, यहीं की थी या कहीं से पीछे से कहाँ से बिलोंग करती थी, इसका कोई हस्बैंड वगैरह था या नहीं था, जो भी है वो जो विटनेस है उससे पूछ लें, या कोई मोहल्लेदार अगर आपको वहाँ पे मिल जाता है उससे पूछ लें। इसके अलावा अगर कोई सस्पेक्ट आप पकड़ लेते हैं तो सस्पेक्ट से इन्वेस्टिगेट कर लें कि उसने यहाँ पे क्या कुछ किया है, उसको हथकड़ी लगवानी है वो हथकड़ी लगवा के साइड पे खड़ा करके रखें, उससे सारी इन्फॉर्मेशन जो है, सस्पेक्ट को कह रहा हूँ, सस्पेक्ट को हथकड़ी लगा के जो है वो साइड पे खड़ा करके उससे सारी चीज़ें जो हैं वो आप पूछ सकते हैं। और उसके बाद आपने ये सारे के सारे इंटरव्यूज़ वगैरह भी नोट कर लेने हैं। बाद में जो फोरेंसिक की टीम अगर मौके पे पहुंच जाती है तो वो सारे के सारी आपने डिटेल्स जो हैं वो उनके साथ शेयर कर लेनी है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के साथ भी आपने यही चीज़ें शेयर करनी है, ये जो जो आपने ये सिनेरियो देखा है, जो जो एविडेंस आपने देखे हैं वो सारे के सारे आपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के साथ भी शेयर कर लेने हैं। अब एक भाई ने यहाँ पे क्वेश्चन किया है जी कि ये बताएं कि जी फोरेंसिक टीम की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एज अ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हमारी क्या जिम्मेदारी है। तो एज अ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपकी जिम्मेदारी ये है कि वो जो सस्पेक्ट और विटनेसेस अलहदा तौर पे आपने सेपरेट किए हुए हैं उनसे आप जो है वो बयानात कलमबंद करें। इस सारे वाक़े की सिनेरियो जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर ने नोट किया है वो सिनेरियो जो है वो भी आप अपने पास जो है वो नोट करके रखें, ये सीन के बारे में सारी। इसके अलावा इस सीन के ये एविडेंस के साथ जो है वो आप स्केच रफ एक बना के अपने पास जो है वो नोट डाउन करके रख लें एज अ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। ठीक है, ये आपका काम है। आपके साथ नक्शा नवीस भी अगर हेल्प चाहिए तो वो भी आप बुला सकते हैं और स्केच जो है वो रफ नोट करके रख सकते हैं। फर्स्ट रिस्पॉन्डर भी जो है अपने पास एक रफ स्केच इसका जो है वो बना के रख ले, ये सारे एविडेंस को वहाँ पे शो करते हुए कि ये फलां फलां एविडेंस वहाँ पे मौजूद हैं। बाकी बाकी अगर यहाँ पे कोई सस्पेक्ट आपको मिला हुआ है तो सस्पेक्ट को रोक कर रखें ताकि उसका जीएसआर स्टब वगैरह अगर आपने दिलवाने हैं तो वो भी दिलवाए जा सकें। ठीक है, आपका ये काम है। बाकी ये एविडेंस को कलेक्ट करना सारा कुछ काम ये फोरेंसिक टीम का है। वो आएंगे, जब आप उनको बुलाएंगे वो अपना काम जो है वो प्रॉपरली जिस तरह से करना होता है वो अपना काम उस तरह से करेंगे। ठीक है जी, तो बीइंग अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर आपकी यही जिम्मेदारी है कि आपने इस सीन को सिक्योर करना है और प्रोटेक्ट करना है। इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन है, फिर लॉग्स मेंटेन करना ज़रूरी है। ये आपने नोट करना है ये दरवाज़ा है इस सीन का या एंट्री पॉइंट है। आप अगर जब इसमें आए हैं तो आप कितने बजे आए हैं वो नोट करके रख लें, जब आप बाहर गए हैं तो वो नोट करके रख लें, अगर आपके साथ कोई टीम मेंबर साथ आया है तो वो भी नोट करके रख लें, अगर आपके कोई अफसरान आ गए हैं आपने उसको विज़िट कराया है या
इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को इसका विजिट करवाया है तो वो नोट करके रख लें कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इतने बजे आ गया था, आपने उसको ये सीन हैंडओवर जब करना है वो भी आपने सारा नोट करके रख लेना है। फिर फोरेंसिक टीम जब आएगी तो उसका भी आपने नोट कर लेना है कि आपने उतने बजे उनको जो है वो सीन हैंडओवर कर दिया था, ताकि चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन हो जाए। जी, जाने का टाइम भी नोट कर लें। जी जी देखें जी, ये एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि किस बेस पे हम जो है वो ये डिसाइड करेंगे कि इस चीज़ से फिंगरप्रिंट लेना ज़्यादा मुनासिब है या डीएनए लेना ज़्यादा मुनासिब है। तो ये चीज़ जो है ये बेसिकली सर्फेसिस की एग्जामिनेशन से, स्टडी के साथ और ये आपकी एक्सपर्टीज़ के साथ साथ ये आपको चीज़ पता चलती है कि कौन सी सरफेस है जिसके ऊपर फिंगरप्रिंट आ सकते हैं। नॉर्मली फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो स्मूथ सरफेस जो होती है, मुलायम जो चीज़ होगी उसके ऊपर जो है वो फिंगरप्रिंट आ जाते हैं। इसके अलावा जो रफ़ सरफेसेस हैं उनके ऊपर से डीएनए कलेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा ऐसी सरफेसेस जिसको किसी ने बाइट किया हो या उसके साथ लिप्स लगाए हों या वहाँ से कुछ खाया पिया हो तो जिसके ऊपर उसका सलाइवा वगैरह लगा है या कोई ब्लड पड़ा हुआ है कहीं पे, आपको लगता है कि सस्पेक्ट भाग रहा था तो उसका ब्लड यहाँ पे गिरा है, तो उसको आप डीएनए के लिए ले सकते हैं कि ये सस्पेक्टेड ब्लड है, हो सकता है ये सस्पेक्ट का ब्लड हो। तो ये चीज़ें जो है ये सारी की सारी ये एक्सपीरियंस के साथ और वक्त के साथ साथ आती हैं। आपके जैसे जैसे फिंगरप्रिंट के और डीएनए के लेक्चर्स होंगे उसमें आपको ये सरफेसेस साथ साथ पता चलती जाएंगी कि कौन कौन सी सरफेस से आपने डीएनए कलेक्ट कर सकते हैं आप और कौन सी सरफेस से आप जो है वो फिंगरप्रिंट कलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट एड के हवाले से जो क्वेश्चन भाई ने किया है उसमें ये है कि एक तो सबसे पहले आप लोगों ने अपने पास जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं और बीइंग पुलिस ऑफिशियल, आपके पास जो है मास्क और ग्लव्स का एक पेयर लाजमी होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप किसी भी जगह पे रिस्पॉन्ड करते हैं तो आपके अपनी जो कंटेमिनेशन है वो ना हो। क्योंकि फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, जैसे सर ने बताया कि चेक करना होता है कि जो विक्टिम है वो अलाइव है या डेड है। तो हमने एक केस किया था लिया में, तो उसमें 4-5 घंटे गुजर चुके थे हमारे टीम जाते हुए। तो वहाँ पे जब हम गए हैं तो हमने उसको चेक किया है, तो किसी एक पर्सन ने भी ये उसको चेक नहीं किया हुआ था कि वो बंदा जो है अलाइव है या डेड है। तो हमें 4 घंटे लगे, हम लोग गए और वहाँ पे वो बंदा अलाइव था, 4 घंटे से वो बंदा अलाइव था और वहीं पड़ा हुआ था, ये इधर लिया के इलाके में। तो ये चीज़ जो है वो डेड श्योर करें कि वो बंदा जो है, क्योंकि सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी जो है वो इंसानियत है, ह्यूमैनिटी है कि बंदा वो है अलाइव है कि नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो ग्लव्स पहने, और आपको लगता है कि उसकी सांसें कम है, जैसे सर ने बताया कि उसकी पल्स जो है अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसकी पल्स कम हो जाती है, तो उसको पल्स को अच्छी तरह से चेक करें तो वो पता चलता है कि वो बहुत स्लो है। ऐसा लगता है कि डेड हो चुका है बंदा लेकिन बहुत स्लो है। इसको जगाएं, खड़े खड़े ही सो गए हो भाई। अच्छा, तो उसको चेक करें, और अगर अचानक यानी फौरन उसको लगी है गोली तो वो उसकी जो पल्स है वो ज़्यादा तेज़ होगी। तो जैसे टाइम गुजरेगा ब्लीडिंग जैसे ज़्यादा हुई तो उसकी पल्स कम होती जाएगी। तो ग्लव्स और मास्क पहन के आप लोगों ने जो चीज़ों को भी हाथ लगाना है वो ग्लव्स और मास्क पहन के लगाना है। और एक सीपीआर का पता होगा आपको, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन होती है, सीपीआर होता है। तो सीपीआर जो है वो क्या होता है कि उसका कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन होता है। तो अगर आपको वो तरीका आता है जो मोस्टली आता है रेस्क्यू 1122 उसके भी आपको ट्रेनिंग मिलेगी, तो वो उसके हाथ रख के बाएं तरफ हार्ट के ऊपर, तो वो भी आप कर सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि ये ना किया जाए तो उसकी डेथ हो सकती है, तो ये भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या है कि ग्लव्स पहने हुए और मास्क जो है वो पहना हुआ। जिस सरफेस पे आपको ये पता है कि फिंगरप्रिंट नहीं आने, उसका इंतजार भी नहीं करना, उसको प्रोसेस भी नहीं करना आपने। नहीं तो वो तो सारे आपने करने हैं, वो सारे आपने इस पे, हाँ जी, चाहे ड्रेसिंग टेबल पे हो उसको भी प्रोसेस कर लें। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछे जी।
हाँ जी, जी। फोटोग्राफ लेके, कैमरा है आपके पास? वो क्राइम सीन की प्रोसेसिंग जब होगी ना, उसमें आपको फोटोग्राफी भी बताएंगे साथ साथ, ठीक है ना? नहीं नहीं, नोट डाउन करना लाजमी। और जी किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें।